अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं बनाम सरकार का ये स्पेशल एपिसोड जिसमें हम आप बात करेंगे वर्क प्लेस के ऊपर आने वाले जहनी तनाव के ऊपर। हम यहाँ पर एक ऑडिटोरियम में मौजूद हैं जहाँ पर हमारे साथ बहुत से वर्किंग प्रोफेशनल भी मौजूद हैं। हमारे साथ एक डॉक्टर्स का साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट जो डॉक्टर्स हैं उनका एक पैनल भी मौजूद है। उस पैनल का तारुफ करवाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं चेंबर के प्रेसिडेंट जो के हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इस बात की इजाज़त दी कि प्रोफेशनल्स जो हैं वो आकर आपसे एक ऐसे मौजू पे बात करें जिसकी इस वक्त हमारे माशरे में बहुत ज़रूरत है। मेरा नाम अफजल जावेद है, मैं साइकाट्रिस्ट हूँ। हमारी एक साइकाट्रिस्ट की एसोसिएशन वर्ल्ड साइकाट्रिक एसोसिएशन है, मैं उसका प्रेसिडेंट रह चुका हूँ और आजकल मैं फाउंटेन हाउस का एक कंसल्टेंट हूँ और यहाँ पाकिस्तान साइकेट्रिक रिसर्च सेंटर है उसका मैं चेयरपर्सन हूँ। भट्ट साहब ने जो आज का टॉपिक चुना है वो इसलिए भी अहम है कि हम में से हर कोई जो है वो किसी न किसी स्ट्रेस का या जहनी तनाव का शिकार है। ये एक ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा बन चुका है कि हम ना चाहते हुए भी जो जहनी तनाव है उसको हम किसी न किसी तरीके से महसूस करते हैं। अब ये जो स्ट्रेस होता है ये अच्छा भी होता है। जब तक आप में एंजाइटी ना हो, आप में स्ट्रेस ना हो, आप अपना काम पूरा नहीं कर सकते। लेकिन बदकिस्मती से जब ये स्ट्रेस जो है ये लंबा हो जाता है तो इसके जो असरात हैं वो आदमी के सारे हिस्सों पे आते हैं, खा वो जिस्मानी सेहत हो, ज़हनी सेहत हो। लेकिन आजकल के माशरे में जो सबसे ज़्यादा असर आ रहा है वो हमारे बिहेवियर पे आ रहा है। उससे आदमी चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, बात समझ नहीं आती, जो आपकी तवज्जो है, अटेंशन वो कम होनी शुरू हो जाती है। और ख़ुसूसन वो लोग जो काम करते हैं, जो कि जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि वर्क बेस्ड स्ट्रेस जो है वो बहुत बढ़ गया है। उस पर बहुत सारी वजूहात हैं, इकनॉमिकल वजूहात हैं, पर्सनल वजूहात हैं, फैमिली की वजूहात होती है, जॉब के एनवायरनमेंट्स की बात होती है। आप हैरान हो गए कि जो आजकल के सर्वे मुकम्मल हुए हैं तकरीबन सभी कॉन्टिनेंट्स में, जब मैं बात कर रहा हूँ तो अमेरिका, अफ्रीका, एशिया या वो जो मिडल ईस्ट, इन सब में जो एवरेज रिसर्च आई है उसमें जो वर्क बेस्ड स्ट्रेस है उसकी तादाद तकरीबन 40 से 45% जो उनके लोग हैं वो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी दबाव का शिकार है। और उसमें ख़वातीन जो काम करती हैं उनमें ज़्यादा है क्योंकि उनका जो रोल है वो ज़रा ज़्यादा अहम होता है। तो इस तनाज़र में हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम क्या तरीक़े इख्तियार कर सकते हैं कि जिससे तनाव में कमी हो, जिससे सोच जो है वो बेहतर हो, मस्बत हो जाए, और सबसे बढ़कर कि हम में सुनने की जो है वो खासियत हो जाए। आजकल हम सुनने को तैयार नहीं है, सिर्फ सुनाने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हैं जो कुछ का इलाज जो है हम कर सकते हैं, ख़ुद कर सकते हैं, और कुछ का ऐसे है कि जिसके लिए जो प्रोफेशनल्स हैं वो आपकी मदद कर सकते हैं। आज के हमारे जो दूसरे मेहमान हैं प्रोफेसर हमारा ये प्रोफेसर ऑफ साइकाट्री हैं और इनका बड़ा तजर्बा है जो ज़हनी अमराज़ हैं और जो ज़हनी तकालीफ़ हैं उनके इलाज के लिए, उनकी तशख़ीस के लिए और ऐसी बातें बताने के लिए कि जिसकी वजह से हम उनसे काफ़ी हद तक छुटकारा हासिल कर सकते हैं। My name is Professor Dr. Amara Bhatt and currently I am working as a Senior Most Professor in Specialized Healthcare and Medical Education Department. So I have been working in this field for last 15 to 18 years almost maybe. और सर जिस बारे में बात कर रहे हैं अगर हम उसको अपनी सोसाइटी में देखें तो हमारे पास जो इलामात स्ट्रेस के साथ आती हैं, वर्क प्लेस स्ट्रेस के साथ, वो जिस्मानी होती हैं, फिर इमोशनल होती हैं और फिर सोसाइटी यानी समाजी होती हैं। इन जिस्मानी इलामात की वजह से ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, हेडेक होना, नौज़िया होना, भूख ना लगना, नींद कम या ज़्यादा हो जाना, वज़न बढ़ जाना, वज़न कम हो जाना,
सो ये वो इलामात है जिनके लिए अक्सर जो है पेशेंट हॉस्पिटल विज़िट करते रहते हैं। और इकोनॉमिक बर्डन तो है, लेकिन जब स्ट्रेस की वजह से ये इलामात बढ़ती हैं तो फिज़िकल इलनेसेस आना शुरू हो जाती हैं, तो वो भी इकोनॉमिक बर्डन में इजाफा करती हैं। फिर इसके बाद अगर हम इसको देखें, वर्क प्लेस की बात करते हैं, तो रवैये इसकी तब्दीली बहुत डिस्टर्ब हो जाती है स्ट्रेस से। यानी आपकी जो फंक्शनिंग, जो आप बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, रिपोर्ट्स भी अच्छी होती हैं, लेकिन जिस तरीके से आप रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं, वो आपकी पूरी फंक्शनैलिटी, आपके सारे काम को डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। इवन आपकी रिपोर्ट्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं। फिर सोशली ये इफ़ेक्ट करता है आपके इंट्रैक्शंस के साथ, जिसमें आपकी फैमिली है, आपकी अपनी ज़ात है और फिर आपका वर्क है। सो इस बारे में आप जो भी सवाल आएंगे, जिस तरह से इसको मैनेज करना है, हम यहाँ पर उसका जवाब देने के लिए हाजिर हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, a very good all of you. I'm Dr. Mavish Arooj and I'm from Government College. It's been 2 decades now, almost 2 decades that I'm connected to Government College. And it's been 18 years that I've been teaching over there. So basically, I'm a clinical psychologist, but I'm working as an assistant professor over there, and I have also served as the head of clinical psychology unit at Government College, University Lahore. अभी जैसे डॉक्टर साहबान ने अपना इंट्रोडक्शन कराया कि अगर आपको कोई ज़हनी सेहत के मसाइल होते हैं या बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं या डेली लाइफ में कोई इश्यूज़ होते हैं, तो ये आपको दवाई सजेस्ट करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से आप अपने मूड को स्टेबलाइज़ कर सकते हैं या आप अपनी ज़हनी सेहत के मसाइल को हल कर सकते हैं। हमारा रोल ये होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का कि हम दवाई तो नहीं देते, लेकिन हमारा जो मेन एम्फेसिस होता है वो आपकी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पे होता है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप दवाई पे डिपेंडेंट ना हो और दवाई के बगैर ही गुजारा हो जाए। दवाई तो एक अल्टीमेट सोल्यूशन है, जब कुछ नहीं हो रहा तो फिर आपको लेनी ही लेनी है। जब मूड बहुत इंटेंस हो गया है, स्टेबलाइज नहीं हो रहा, सो यू हैव टू टेक द मेडिकेशन। लेकिन उससे पहले हम कहते हैं कि नौबत उस तक जाए ही ना। जैसे कि हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, सो वी वर्क ऑन प्रिवेंशन। हम आपके लाइफस्टाइल में ऐसी तब्दीलियाँ लेकर आते हैं या आपके सोचने में ऐसी मुस्बत तब्दीलियाँ लेकर आने की कोशिश करते हैं कि जिससे दवाई तक नौबत जो है वो ना पहुँचे। सो बेसिकली जैसे सर ने कहा कि मेरा तदरीस से ताल्लुक़ है, तो तदरीस में यह है कि जैसे अगर आप साइकोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें हम थेरी या रिसर्च की बात करते हैं। मेरे उसमें फर्दर स्पेशलाइजेशन है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, और वहाँ पे हम प्योरली एकेडमिक बात नहीं करते, वहाँ पे हम ट्रेनिंग की बात करते हैं कि किस तरीके से साइकोलॉजी ने हमें समझा दिया कि ये मसला इस तरीके से होता है, स्ट्रेस इस तरीके से आता है, वर्क एनवायरनमेंट इस तरीके से टॉक्सिक होता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम उसके तदारुक की बात करते हैं कि किस तरह से हम उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। प्रॉब्लम तो हो गया, लेकिन अब व्हाट नेक्स्ट, अगला सवाल ये है कि उसको हमने हल किस तरीके से करना है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में वी वर्क ऑन द मैनेजमेंट प्लान्स ऑफ इंडिविजुअल्स, और इसमें हम टेलर्ड आउट मैनेजमेंट प्लान्स बनाते हैं कि हर इंडिविजुअल के डिफरेंट नीड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको टेलर आउट करते हैं। जनरल तो आप सुन लेते होंगे टीवी पे मोटिवेशनल स्पीकर से, या जनरल लोग जिनका ये एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन नहीं है वो भी इस पे बात करते हैं, जिससे आपको काफ़ी हद तक गाइडलाइन मिल जाती है। लेकिन चूँकि हमारा ये एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, उसमें हम फोकस करते हैं कि इंडिविजुअलाइज्ड नीड्स को देखें। कि किताब तो कोई भी पढ़ सकता है, आजकल सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबके इंटरनेट तक एक एक्सेस है, और आपका नॉलेज में भी कुछ एरियाज़ में मुझसे बहुत ज़्यादा हो, आपकी अगर स्टडी ज़्यादा है। लेकिन हम ये करते हैं कि टेलर मेड प्लान्स देते हैं कि आपकी इंडिविजुअल नीड्स क्या हैं और उसके अकॉर्डिंग आप कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे यहाँ पे तो लोग किताबें पढ़ के डॉक्टर भी बन जाते हैं, और किताबें घर में पढ़ के मौलवी भी बन जाते हैं, फिर आलिम भी बन जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आपके पैनल में हैं डॉक्टर साहब मेरे साथ बैठे हैं, आपको भी लाहौर चैम्बर में खुशामदीद। और डॉक्टर साहब आप की अभी मैंने गुफ्तगू सुनी, ये सारी जो हम पोस्ट डिज़ीज़ जो बातें कर रहे हैं, तो क्यों ना हम प्री डिज़ीज़ यानी हम बीमारी को उसके आने से पहले कोई ऐसी अवेयरनेस भी हम अपनी सोसाइटी में रखें। ज़ाहिर है डेफिनेटली आप लोगों ने अवेयरनेस पैदा करनी है या आपने सलूशन बताना है। जब ये डिज़ीज़ आ जाती है, तो कोई डिज़ीज़ जब आ जाती है तो उसको हम मेंटेन रख सकते हैं, हो सकता है वो बिल्कुल पूरे तरीके से ख़त्म ना हो। तो हम हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी वी हैव अ पॉपुलेशन अराउंड 250 मिलियन पीपल, तो इसको इन बीमारियों से प्रिवेंट कैसे करना है वो थोड़ी सी अवेयरनेस हमें ज़रूर होनी चाहिए। उसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी है, उसके लिए हमें कोई प्री डिज़ीज़ कोई मेडिसिन लेनी है, या अपने क्योंकि मैंने अपनी सोसाइटी में जो देखा है ना, वो ज़्यादातर चूँकि हम लोग ये जब से सोशल मीडिया आया ना, तो
दिखावा ज़्यादा आ गया। तो जब ये चीज़ें आने से ये हम लोग चूँकि बात चीज़ें जब हमारी ग्रूमिंग हुई तो हम कहा करते हैं कि जो अल्लाह की नेमतें अल्लाह ने दी हैं तो उनको छुपा के रखो, अब जो नहीं भी हैं तो उनको दिखा के रखो। तो ये थोड़ी सी अवेयरनेस मेरे ख़्याल में हमें अपनी सोसाइटी में देनी चाहिए। अपने से नीचे जो हमारे दीन ने हमें सिखाया देखें तो ये, और या फिर ये जो है जिस तरह वो कहते हैं ना कि दरस कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। जो हमें इस्लाम से करीब चीज़ें करती हैं, सादगी है, पेशेंस है लोगों के साथ, लोगों को ये डॉक्टर साहब जो काम कर रहे हैं ना, यकीन जानिए मुझे यकीन है कि ऐसे लोग कभी यानी ज़हनी तौर पे परेशान नहीं हो सकते। होते हैं बहुत होते हैं। मैं अब पूछूंगा इनसे ये काम करके अगर आप खल्क़े खुदा की खिदमत कर रहे हैं तो ये जितना भी जिस स्ट्रेस का आप जिक्र कर रहे थे कि आप लोग सारा दिन काम करते हैं, अल्लाह ताला ने इंसान को जिस्मानी तौर पे भी मजबूत बनाया और ज़हनी तौर पे भी मजबूत बनाया। लेकिन जो लोग ओवर बर्डन हो जाते हैं, यानी ओवर बर्डन होना भी बाज़ दफ़ा अपने ही कंट्रोल में होता है, उसको इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि उतना ही बोझ वो उठाए जिसका वो मुतामिल हो सकता है। तो डॉक्टर साहब मेरी गुजारिश होगी कि प्री डिज़ीज़ जो प्रिकॉशंस हैं उनके मुतल्लिक हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही जो कि रेलेवेंट और एप्रोप्रिएट कमेंट भी दिया और क्वेश्चन भी दिया। ये हम सभी कहते हैं कि जो प्रिवेंशन है वो क्योर से, इलाज से बेहतर है। इसमें मैं सिर्फ एक बात, बाकी जो दो हमारे स्पेशलिस्ट हैं ये भी इसके ऊपर कमेंट करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप के इल्म में होगा, अगर नहीं है तो ये आपके लिए एक हैरान कुन बात होगी कि जो ज़हनी बीमारियां हैं वो जो 15 साल से कम उम्र में 50% वो 15 साल से कम उम्र में शुरू होती है, मौजूद होती हैं। शुरू होने का जो पीरियड है ना वो 15 साल तक है। 25 साल की उम्र तक 75% जो ज़हनी बीमारियां हैं वो शुरू होती हैं। यानी ये जो पीरियड है ना चिल्ड्रन का, एडोलेसेंट्स का, यंग एडल्ट्स का, ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है और बदकिस्मती से हम इसी के ऊपर सबसे कम तवज्जो देते हैं। आपने प्रिवेंशन की बात की है। अब दुनिया के आप जिस भी पढ़े लिखे या बहुत एडवांस मुल्क में चले जाएं, वो अपने स्कूल मेंटल हेल्थ के ऊपर अपना पैसा खर्चते हैं। वो उन बच्चों में इस एज में 0 से लेके 24 साल की उम्र तक के जो लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं ताकि वो हम उनको प्रिवेंशन की तरफ लेके जा सकें। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा है। मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में हुकूमत को भी चाहिए कि वो जहाँ इलाज मुआलजे की सहूलतें मुहैया कर रही हैं उनको इस मॉडल के ऊपर भी काम करना चाहिए कि हम कौन से अवामल हैं जिनको हम शुरू से ही कंट्रोल कर सकते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स ने एक बहुत अच्छी रिसर्च की थी। उन्होंने कहा कि जी अगर हम, और ये उनका बड़ा इम्पॉर्टेंट और पब्लिश्ड वर्क है, कि अगर हम बच्चों को के ऊपर 1 पाउंड लगाएं, ख़ास तौर पे ये जो ADHD या ऑटिज़म के बच्चे हैं, तो हम कम से कम 100 पाउंड जो है बाद में बचा सकते हैं। यानी इतना ज़्यादा, आप लोगों से ज़्यादा फाइनेंस और इकनॉमिक्स के बारे में कौन जानता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट है। बदकिस्मती से हमने अभी तक उसको अडॉप्ट नहीं किया। आपका क्वेश्चन इज़ वेरी रेलेवेंट। जैसे सर ने अभी कहा कि जो चाइल्ड या चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जजमेंटल कमेंट तो नहीं होगा, लेकिन अगर देखा जाए, हम जब हमेशा कंपेयर करते हैं, हम यूरोप, अमेरिका, इन कंट्रीज से कंपेयर करते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को स्कूल में 3 इयर्स की एज से भेज देते हैं और उसको स्कूलिंग शुरू करवा देते हैं, which is like pre-nursery, nursery, play group, and then finally when they land, they are in grade 1 at the age of 7. लेकिन बाहर क्या होता है कि बच्चों को till the age of 6 years they are managing in the school, उनको skills सिखा रहे होते हैं। लेकिन हम बच्चों को पहले ही दिन स्कूल भेज देते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनमें कंपटीशन का जो एक बिहेवियर है वो इनबिल्ट कर देते हैं। फिर शुरू से ही बच्चों को पता है कि स्कोर्स इतने होंगे और हम इसको ऐसे देखेंगे, रिज़ल्ट आएगा तो ये होगा। ठीक है, बहुत अच्छे स्कूल्स ने अब ग्रेड्स की बात शुरू कर दी है और मार्क्स की बात नहीं की जाती, लेकिन स्टिल
जो पर्पस है बच्चों को इस एज में स्कूल भेजने का या प्री स्कूल्स में भेजने का, वो उस तरह से फुलफ़िल नहीं होता। अब अगर इसको देखा जाए तो इसमें पेरेंट्स खुद भी इन्वॉल्व हैं, बिकॉज़ उनको भी पता है कि बच्चों की इस वक्त नीड इज़ द इमोशनल नीड एंड द लर्निंग। जो बच्चा 5 साल तक अपनी माँ या बाप से सीख रहा होता है, उसमें से 2 साल तो हम स्कूल शुरू में ही भेज देते हैं। ठीक है, हमारी ज़रूरियात हैं, सब वर्क करते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे जाके फिर बच्चा उस तरह से नहीं पढ़ रहा तो फिर टीचर से पेरेंट्स की लड़ाई भी होती है, स्कूल्स के साथ कंप्लेन भी होती है। तो हुकूमत का भी बहुत सा काम है जी, अगर स्कूल हेल्थ के बारे में बात की जाए, लेकिन अगर हम इसको पहले अपने लेवल पे ही थोड़ा सा सोचना शुरू कर दें कि अगर हम अपने बच्चों को स्कूल इस एज में भेज रहे हैं तो हमारी उन बच्चों से क्या डिमांड्स होनी चाहिए और क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। इसमें 2 बातें मैं कहूँगी। एक तो ये कि जब हमारी क्लिनिकल ट्रेनिंग हो रही थी बहुत साल पहले, 20 साल पहले जब हम पढ़ रहे थे और इसको सीख रहे थे, तो हमें अपनी क्लिनिकल ट्रेनिंग में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाया गया और वो कॉन्सेप्ट है मेंटल हाइजीन का। हम हमेशा अपनी फ़िज़िकल हाइजीन पे फोकस करते हैं, टीथ ब्रश करते हैं, वी टेक शावर डेली, और हम अपनी बहुत सारी, हमारे कपड़े अच्छे होने चाहिए, इस चीज़ पे फोकस करते हैं, हम किस तरह के लग रहे हैं इस चीज़ पे बहुत फोकस करते हैं। लेकिन इस सारे चीज़ों के अंदर मेंटल हाइजीन जो है वो रह जाती है। तो हमें ट्रेनिंग में जब हमें एज अ क्लिनिशियन ट्रेन किया जा रहा था तो हमें इस चीज़ पे बहुत फोकस हमारे प्रोफेसर्स ने और टीचर्स ने किया कि आप जितना अपनी फ़िज़िकल हाइजीन पे फोकस्ड हैं उतना ही अपनी मेंटल हाइजीन पे भी फोकस्ड हों। मेंटल हाइजीन के मतलब आप किस तरह की सोचें सोच रहे हैं, आप किस तरह के एहसासात को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बहुत लंबे अरसे तक बहुत डाउन तो फील नहीं कर रहे, या एंजाइटी एक नॉर्मल रिएक्शन है लेकिन हर वक्त तो एंशियस नहीं रह रहे, या कोई सोच बार बार तो आपके जहन में नहीं आ रही, या आप अपने सोचों का डायरेक्शन देखिए कि ज़्यादातर नेगेटिव तो नहीं रहती या ज़्यादातर डिस्ट्रेसिंग तो नहीं रहती। अगर ऐसा है तो यू नीड टू वर्क ऑन योर मेंटल हाइजीन। और अगर ऐसा नहीं भी है, अगर आप बहुत हेल्दी भी सोच रहे हैं, इवन देन अब आप देखिए कि आप बहुत साफ़ सुथरे और वेल प्रेजेंटेड रहते हैं, उसके बावजूद यू टेक शावर डेली, उसके बावजूद आप अपने दांत रोज़ाना साफ़ करते हैं। तो अगर आपका बहुत अच्छा हेल्दी माइंडसेट भी है तो भी हमें थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन करना चाहिए कि हमारी सोचें किस तरफ जा रही हैं, या कुछ ऐसी डिस्ट्रेसिंग या मैल अडेप्टिव सोचें तो हम नहीं सोच रहे जो कि हमें लाइफ के अंदर जो है कुछ सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर्स की तरफ लेके जा रही हैं, जो कि मसाइल हम आजकल देखते हैं, बच्चों में भी देखते हैं, नौजवानों में भी देखते हैं कि सुसाइड के इश्यूज़ हैं, इमोशनल डिस्ट्रेस है, डिप्रेशन है। ये कहाँ से आ रहा है कि फ़िज़िकल हाइजीन तो मेंटेन हो रही है लेकिन मेंटल हाइजीन मेंटेन नहीं हो रही। सो एज़ बीइंग पेरेंट, एज़ बीइंग टीचर्स, वी नीड टू टॉक अबाउट दीज इश्यूज़। मैं 2 तरह का काम कर रही होती हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टीच भी कर रही होती हूँ, ट्रेन भी कर रही होती हूँ, और तीसरा ये है कि हम अपने क्लाइंट्स को भी देख रहे होते हैं। तो क्लाइंट्स के साथ हम डायरेक्टली ये काम कर ही रहे होते हैं कि किस तरह से उनकी सोचों का रुख बदलना है और किस तरह से ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ लानी हैं। साथ में एज़ बीइंग टीचर मैं अपना ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ कि अगर मैं अपने स्टूडेंट को एक थ्योरी पढ़ा रही हूँ या एक ऑथर के बारे में पढ़ा रही हूँ तो साथ में मैं उसको ये भी बताऊँ कि किस तरह से हमारी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट होता है, किस तरीके से पॉजिटिविटी हम अपने अंदर जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से अगर हम कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं तो हम उसको पॉजिटिव में बदल सकते हैं। दूसरी बात जो मैं कनेक्ट करूँगी डॉक्टर साहब की बात से कनेक्ट करूँगी कि जैसे उन्होंने बताया कि टीन एज जो है ये एक बहुत अहम एज है। अगर साइकोलॉजिकली आप चीज़ों पे नहीं भी बिलीव करते, मेडिकली करते हैं तो भी देख लीजिए ये बहुत अहम है, क्योंकि आप देखिए कि हमारे अंदर प्यूबर्टल फेज स्टार्ट हो जाती है इस टाइम के ऊपर और बहुत सारी ऐसे फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस आ रहे होते हैं, जिस्मानी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं जिसकी वजह से लोग मूड स्विंग्स एक्सपीरियंस करते हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा कि बच्चे जैसे टीनेज में जाते हैं चिड़चिड़े हो जाते हैं और आप कहते हैं कि हम सारा कुछ तो दे रहे हैं, अच्छी स्कूलिंग दे रहे हैं, गाड़ी है, ड्राइवर है, सब कुछ है, फिर भी बच्चा बदतमीज़ी कर रहा है, फिर भी बच्चा उदास क्यों है, इतने अच्छे गैजेट्स ला के दिए हैं, खुश क्यों नहीं हो रहा है इन सारी चीज़ों के ऊपर। एक तो उसका एज का डिमांड है, नेचुरली हमारे अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। और फिर आप देखिए कि जब एज बीइंग एडल्ट भी हम पे कोई स्ट्रेस रिएक्शन आता है तो हमें थोड़ा सा उसको अडेप्टेबिलिटी एडजस्ट करने में टाइम लगता है, तो छोटे बच्चे के लिए तो थोड़ा सा और भी मुश्किल हो जाता है उस टाइम के ऊपर। तो दिस इज़ अ वेरी क्रूशल एज जिसके अंदर कि वी नीड टू बी वेरी केयरफुल इफ़ वी आर पेरेंट, इफ़ वी आर टीचर, और अगर हम एज अ सोशलिस्ट भी काम कर रहे हैं तो वी हैव टू कीप एन आई ऑन दिस एज ग्रुप कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इसमें मैं अपना इनिशिएटिव आप लोगों से शेयर करूँ जो कि मेरा पर्सनल इनिशिएटिव तो नहीं है, मेरे टीचर्स का है। 20 years ago in 2005 when we have started MS Clinical Psychology, a degree program that we launched in Government College, जो कि हमारे एक प्रोफेसर थे, 40 साल उन्होंने जब बाहर गुजारा तो फिर उनको लगा कि पाकिस्तान में आके कुछ सर्व करना चाहिए, तो वहाँ आके उन्होंने यही चीज़ें देखी जो आज हम देख रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पे चेंजेस लाने की ज़रूरत है। देन ही इंट्रोड्यूस्ड अ सब्जेक्ट स्कूल साइकोलॉजी इन आवर डिग्री प्रोग्राम, और इसमें हम करते क्या हैं कि 3rd सेमेस्टर के अंदर, पहले 2 सेमेस्टर्स में जब हम सेक्रेटरी पढ़ा लेते हैं चाइल्ड एंड एडल्ट, तो 3rd सेमेस्टर के अंदर हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने ट्रेनीज़ को ये एक्सपोजर देते हैं कि वो नॉर्मल स्कूल्स में जाएं
और नॉर्मल बच्चों के इश्यूज़ पे बात करें। नॉर्मल बच्चों में क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं है, क्लिनिकल एंजाइटी नहीं है, साइकोसिस नहीं है, लेकिन वो परफॉर्मेंस एंजाइटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो एकेडमिक स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो बुलिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो विक्टिमाइजेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो फिर हम वहाँ जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि वी आर नॉट हेयर टू डायग्नोज यू। अब तो मामला बहुत आसान हो गया। ये 20 साल पहले की जब मैं बात कर रही हूँ तो उस टाइम जब हमारे प्रोफेसर्स ने या जो पायनियर टीम थी जिन्होंने ये शुरू किया हमारे टीचर्स की, तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। जैसे कि जब हमने ये टारगेट किया कि गवर्नमेंट कॉलेज से हम ये इनिशिएटिव लॉन्च करेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज की विसिनिटी में जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, क्योंकि प्राइवेट में तो किसी ना किसी तरह से लोग प्रिविलेज्ड होते हैं, स्कूल में नहीं दे रहे तो माँ बाप किसी प्राइवेट कंसल्टेंट के पास ले जाएंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे पास कौन पड़ा है? एक ऐसा बच्चा जिसके फादर जो हैं डेली वेजेस पे उर्दू बाज़ार में काम कर रहे हैं, ठीक है, या कोई कार्ट लगाते हैं, वो एक 8 से 10 हज़ार की फ़ीस नहीं दे सकता। तो वहाँ से फिर हमने ये डिसाइड किया हमारे प्रोफेसर्स ने कि और हम उनकी टीम में थे कि GCU की विसिनिटी में जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। शुरू में हम गए तो हमें बहुत रेजिस्टेंस का सामना, ये मैं 20 साल पहले की बात बता रही हूँ, बहुत रेजिस्टेंस का सामना फेस करना पड़ा। लोगों ने कहा ये पागल खाने से आए हैं, जो बच्चे पागल होंगे इनके हवाले कर देंगे, या ये पुलिस स्टेशन से आए हैं, या जो कुछ डाटा कलेक्ट करेंगे जिनके कुछ इश्यूज़ हैं तो उसमें ले जाएंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत तब्दीली आई है। हम हमेशा नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करते हैं और अभी भी कहते हैं कि लोगों का ज़हनी सेहत की तरफ तवज्जो नहीं है। मैं कहती हूँ कि टाइम के साथ बहुत इम्प्रूव हुआ है, ज़हनी सेहत की तरफ तवज्जो आई है, अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। अब जब 20 साल के बाद जब हम उन्हीं स्कूल्स में जाते हैं, क्योंकि हम रेगुलर हर साल अपना एक सेशन वहाँ पे भेजते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे चेंज होते जाते हैं तो अगले बच्चों को ज़रूरत होती है। तो अब ये है कि लोग हमें वहाँ पे वेलकम करते हैं और अब एक नॉलेज भी करते हैं, जो एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। वो कहते हैं कि प्राइवेट फिर हम बहुत पैसे दे के लेके जाते हैं, तो यहाँ पे अगर डेली वेजेस पे काम करते हैं इसके फादर तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो दिस इज़ अ गुड सोशल सर्विस फॉर अस कि हम उन बच्चों को, और वहाँ पे फिर हम उनको क्लिनिकल डिप्रेशन, साइकोसिस और ये सारी चीज़ें डायग्नोज नहीं कर रहे होते, बल्कि उनकी सोशल एंजाइटी पे, उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे, उनकी कम्युनिकेशन पे, इस पे काम कर रहे होते हैं। मेरा आपसे ये सवाल ये है कि इस जो प्रॉब्लम में जो इसमें सबसे बड़ा आप ये बताइएगा कि इस कॉज को बढ़ने में रियासत का क्या किरदार है, कि एज ए कंट्री आप क्या चीज़ जो है वो आगे डिलीवर कर रहे हैं जिसकी वजह से ये चीज़ कम हो। मैं तो ये समझता हूँ कि जब आप जो है एक एनवायरनमेंट ऐसा नहीं बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ेंगी। जैसे बाहर आप जाते हो कि आप अगर यंग बच्चा भी है या और उसके लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं जो उसको और दूसरे चीज़ों में बिज़ी रखती हैं, तो वो किसी गलत ट्रैक पे नहीं जाता, गलत सोचों में नहीं जाता। कि जब अगर अच्छा एक एनवायरनमेंट मिलेगा तब उसको आगे जो है ना कंटिन्यूटी में आप एक अच्छी जो है ना वो कौम को और अच्छे जो है ना सेहतमंद लोगों को आगे लेकर आएंगे। भारत, ये तो एक चीज़ पॉइंट थी। रही ज़ाती एक्सपीरियंस और इसके शेयर की, जी बताएं डॉक्टर साहब आपसे भी ये सवाल होएगा कि यूजली एक तो लोगों का देखिए थ्रेट ये होता है या थोड़ा सा उनका दिमाग ये होता है कि जो करंट सिचुएशन में उनको प्रॉब्लम्स वो हो रही होती हैं तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा साइकी हो जाते हैं, प्रॉब्लम में आ जाते हैं। एक होता है कि इन फ्यूचर भी असम्पशंस के ऊपर लोग परेशान हो जाते हैं कि जनाब अब ये हो जाएगा तो मेरा क्या होएगा। यूजली हमारे ख़ास तौर पर ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री में लोगों की ये बड़ी होती है कि भाई मैं जाऊँगा मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे का क्या होगा। अब तो इसके ऊपर जो है ये बेसिकली ये बीमारी है या ये कोई आपकी खाली ओनली थॉट्स हैं जिसको आप कर सकते हैं। फिर एक सेकंड जो इसके ऊपर ये होता है, कई चीज़ें एक बीमारी में जैसे आती है, एक होती है जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया, वो भी उसका क्या यानी कि वो भी बीमारी है या वो भी एक खाली ओनली थॉट्स हैं जिसको आप अब जो है ना कवर कर सकते हैं। बहुत हेल्दी क्वेश्चन पूछा आपने जिसके 2 कंपोनेंट्स हैं। सर पहला आपने सवाल किया कि करंट सिचुएशन, पास्ट और फ्यूचर को लेके चलना। देखिए जो जहन की सोच है ये हर कल्चर के लिहाज से डिफरेंट होती है। हमारा कल्चर दूसरे कल्चर से फ़र्क है। हमारे कल्चर में पेरेंट्स का बच्चों के बारे में सोचना एक नॉर्मल सी बात है और हमेशा से सोची जाती है। अच्छा, इसका बीमारी में जाना या ना जाना ये एक थोड़ा सा फ़र्क स्टैंस है। जो लोग ये सोच उतनी ही सोचते हैं, यानी उसके लिए पॉजिटिव चल रहे होते हैं, पॉजिटिव काम कर रहे होते हैं, उसके लिए एफर्ट्स कर रहे होते हैं, तो ये पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव थॉट है, उनको वर्किंग में बेनिफिट दे रही होती है। लेकिन जहाँ पे यही सोच एक परफेक्शनिस्ट सोच, यानी ऐसी सोच के जिसको पूरा किए बगैर ना रहा जा सके, उसमें जब तब्दील होना शुरू होती है तो फिर ये बीमारी क्रिएट करती है। जैसे कि मैडम ने कहा
कि मेंटल फिल्टर नहीं लग पाता, आप उस चीज़ को फुल स्टॉप नहीं लगा पाते कि जी ये सोच अब मुझे इतनी ही सोचनी है और साल बाद मुझे इसको रिव्यू करना है और कि मैं अपने बच्चों के लिए जो कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं। सो जब ये इतना परफेक्शनिस्ट या ऑब्सेशनल हो जाए तो फिर ये मरीज़ के लिए प्रॉब्लमेटिक करता है, क्योंकि वो फिर अपने काम से दूर होना शुरू हो जाता है, ख़ुद से दूर होता है, फिर सोशली इंटरेक्ट करना बंद कर देता है और जो वो एम चाहता है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। हमारे पास अक्सर जो पेशेंट्स आते हैं, जिस एज ग्रुप की आपने बात की, इट्स अराउंड 55 to 60, इसमें जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनके यही कंसर्न्स होते हैं कि जी मेरे बेटे और बेटी जो हैं वो उतना काम नहीं कर रहे जितना मैं करता था, तो अब मेरा बिज़नेस कैसे चलेगा। तो ये एग्जेक्टिव्स हमें जो प्रेजेंट करते हैं, मैं उसकी डिस्कशन कर रही हूँ। तो उसमें फिर डेफिनेटली हम असेस करते हैं कि कितने अरसे से है। कोई भी इलनेस अगर आपके पास कम से कम 2 हफ्ते से ज़्यादा रहे और आपकी फंक्शनिंग इतनी ख़राब हो कि आप अपने 100 के लेवल से 0 पे आना शुरू हो जाएं, तो फिर ये एक हाल मार्क है कि ये एक इलनेस है और इसको अर्लीस्ट ट्रीट करना चाहिए। हमारी साइंस ये कहती है कि जितनी सिम्टम्स को जल्दी ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल क्लिनिकल सेशंस हो, डिपेंडिंग के पेशेंट का डायग्नोसिस कितना है, सेवेरिटी कितनी है, तो जितनी जल्दी एड्रेस होगा, जितनी जल्दी ट्रीट होगा, उतनी प्रोग्नोसिस यानी इसका जल्दी बेहतर होना और दोबारा ना आना मैयर होता है। ये तो आपके पहले सवाल का जवाब था। जो आपने दूसरा सवाल किया सर, उसके लिए अगर हम देखें, आपके ख्याल में उसका आप क्या समझते हैं, क्या हल हो सकता है या क्या होना चाहिए? रियासत के लिहाज से बिल्कुल ऑब्वियसली जो है आपको बड़ा एक हेल्दी जो है एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए जहाँ पर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाएं। कि आप देखें कि जब आप एजुकेशन वाली साइड पे जाते हैं, अगर एक बच्चा जो है बड़े हाई फाई स्कूल से जा रहा है, लर्निंग अच्छे स्कूल से पढ़ के जा रहा है, और उसके साथ ही दूसरा बच्चा जो है वो जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली हम तो क्रिएट कर रहे हैं, हम तो मरीज़ ही पैदा कर रहे हैं। अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा बीमारी होनी चाहिए। हैं, बिल्कुल हैं जी। जो डिप्रेशन है वो हार्ट अटैक के बाद और ब्लड प्रेशर के बाद सेकंड मोस्ट कॉमन डिजीज़ है वर्ल्ड वाइड भी और पाकिस्तान में भी। लेकिन अगर इसको देखा जाए कि क्या सब कुछ ही ऐसे होगा, बात ये है कि हम अपने बच्चे को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं सिचुएशन को। अगर हमने अपने बच्चे को अपने पास बिठा के ये समझाना शुरू कर दिया कि आप ये हैं और आप ये सीख रहे हैं और इससे फ्यूचर में ये होगा, तो अगर आप उसको ये चीज़ कहते हैं मल्टीपल टाइम्स और बाज़ दफ़ा आप करके दिखा रहे होते हैं, क्योंकि बच्चा सुनने से कम और किए हुए काम को ज़्यादा सीखता है। अगर वो ये देखेगा कि आप कॉन्फिडेंट हो कि जो भी काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उससे जब आप वापस आते हैं तो आप खुश अखलाक़ी से पेश आते हैं और आप जिस भी लाइफ में रह रहे हैं उसमें कंटेंटेड हैं, तो फिर उसका कंपैरिजन पॉजिटिव ज़रूर हो सकता है दूसरे बच्चे के साथ, नेगेटिव लेस लाइकली होगा। लेकिन अगर हम उसको ग्रो अप ऐसे कर रहे हैं कि उसने हर चीज़ को कंपैरिजन में लाना है, तो फिर चीज़ें मुश्किल होंगी। जी, रियासत का काम है न्यूट्रलाइज करना। रियासत को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते। और वो मेरा जो अगला सवाल था क्लॉस्ट्रोफोबिया के ऊपर, वो ये बेसिकली मरीज होते हैं या क्या होते हैं? क्लॉस्ट्रोफोबिया इज़ एक्चुअली एक पार्ट ऑफ इलनेस है, हमारी एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की एक वैरायटी है। क्लॉस्ट्रोफोबिया के पेशेंट्स जो हैं यूजुअली हमारे पास क्लिनिक्स में तब लैंड करते हैं जब उन्होंने बाहर सफ़र करना होता है, और चूँकि हमारा एक रिलीजियस मुल्क है, जब उम्रा या हज करने जाना होता है। पेशेंट्स इस बीमारी के साथ बहुत अरसा रहते हैं। जी, ये एक बीमारी है, इसका इलाज मौजूद है, दवाइयों से भी इसका है। इलाज आपके पास है कि आपके पास? दोनों के पास, डिपेंड करता है बीमारी कितने अरसे से। ये थोड़ा सा वो भी है ना कि सर, जहाँ किसी बीमारी ने एक सवाल ऐड कर लें, वो ये है डॉक्टर साहब, एक हेल्दी ब्रेन क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्दी ब्रेन? हेल्दी ब्रेन इज़ अ ब्रेन जो कि पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल हर लिहाज से फंक्शनल हो और आपको हर चेंज सिचुएशन के साथ कंफर्टेबल है। क्या खौफ नेचुरल नहीं है? खौफ इज़ नेचुरल, लेकिन आपकी तीनों लेवल्स पे फंक्शनैलिटी अगर उसने ख़राब कर दी, पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल, तो फिर आप बीमार हो जाए। डॉक्टर साहब प्लीज़ आप बताइए, व्हाट इज़ अ नॉर्मल हेल्दी ब्रेन? देखिए जी, सबसे पहले तो ये है कि नॉर्मल और एबनॉर्मल में बहुत मामूली फ़र्क है। हम कहते हैं ना, जिस तरह सेन और इनसेन में कि आप इन लगा दें तो वो इनसेन हो जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी एक हमें दिक्कत होती है वो ये होती है कि हम पहचान नहीं सकते कि ये जो अलामत है ये अलामत है या ये बीमारी। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, सुबह को आप उठते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, ये हो गया, इतना नुकसान हो गया,
तो आप अपने दफ्तर में, कारोबार के जगह, कारखाने में जहाँ जाते हैं तो आपका पहला होता है कि आज मुझसे बात ना करो, मुझे तो डिप्रेशन बड़ी हो गई। अब ये जो डिप्रेशन है, ये बीमारी की डिप्रेशन नहीं है, ये हालात ने पैदा की है जिसके ऊपर हमें खुद कंट्रोल करना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि ये एक क्राइटेरिया है कि अलामात और जो डिफ़िकल्टीज़ हैं इनमें हमें फ़र्क महसूस करना चाहिए। अलामात वो होती हैं कि जिसकी वजह से आपका जो काम काज है, जो आपका रहना सहना है, वो असरअंदाज होना शुरू हो जाता है। तो ये इसमें हमें एक थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाहिए और करना चाहिए। आपने रियासत की बात की है, मैं ये कहूँगा कि रियासत से पहले 2 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी सोसाइटी में जो बहुत ही अहम है, रिलीजन और फैमिली। हम आम तौर पे ये कहते हैं कि रिलीजन गिव्स यू ए सेंस ऑफ डायरेक्शन, फैमिली गिव्स यू ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग। अब आप इस पे गौर कर लें कि अब इस वक्त ये दोनों इंस्टीट्यूशंस का क्या हाल है। तो रियासत तो हम बाद में जाए ना, पहले हम अपनी ये देखें कि हमारा अपना जो एटीट्यूड है, रवैया है, कि वो क्या है। और जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि हम सुनने से ज़्यादा सुनाने में इंटरेस्टेड, कि बैठता कोई नहीं है कि आदमी सुन ले के जी किसी की। अब घर में भी अपने बच्चों को आप सुनाते हैं, सुनते नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मेंटल हाइजीन की तरफ आती हैं। आपने मेंटल हाइजीन की आपने बात की, गंदी सोच, वो जिससे वर्ड निकला दूसरा, नहीं मैंने निकाला, वो मैंने निकाला, मैं खुद पे ले लेता हूँ। तो वो अभी मुझे ये जानने बड़ा ज़रूरी है कि एक परफेक्ट माइंड क्या होता है, व्हाट इज़ अ परफेक्ट माइंड। क्योंकि मुझे तो, अगर मैं आप सारों की बातें सुन के देखूँ तो मुझे कोई परफेक्ट माइंड नज़र नहीं आता। हर जगह पे किसी ना किसी को कोई ना कोई इलनेस है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ गलत कर रहा है। व्हाट इज़ अ परफेक्ट माइंड, जैसे कि आप ये परफेक्ट है, इसके अंदर कोई परेशानी नहीं है ना? कोई परफेक्ट नहीं है, हम सब में कुछ ना कुछ खराबियां हैं, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़। डॉक्टर साहब, आई न्यू इट, ये मुझे लग रहा था कि ऐसा है। हाँ है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम जो खराबियां हैं हम उनको हाईलाइट कर दें, अपनी जो खूबियां हैं हम उनको अंडरमाइन कर दें। That's very nice, please. अच्छा, आपने एक परफेक्ट हेल्दी माइंड की बात की, तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपने आप से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब हम अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं या परफेक्शन डिमांड करते हैं, तो वो भी एंजाइटी कॉज करती है हमारे बिहेवियर के अंदर। तो परफेक्ट माइंड पे मैं आपको एक साइंटिफिक बात कहूँगी कि हम एक इक्विलिब्रियम पे इमोशंस को देखते हैं। हम सब लोग इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं। तो उस इक्विलिब्रियम के एक साइड के ऊपर आपके हेल्दी इमोशंस हैं और दूसरी साइड के ऊपर आपके नेगेटिव इमोशंस हैं। और साइंस ये कहती है कि एक नॉर्मल इंसान दोनों तरह के इमोशंस एक्सपीरियंस करता है, राइट? अगर आप हर वक्त खुशी, जॉय, एक्साइटमेंट और ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे तो इसका मतलब है देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद यू। आप मैनिक हो सकते हैं, ठीक है? अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे किसी का कोई नुकसान हो गया है या खुदा ना खास्ता कोई जान का नुकसान हो गया है, अगर वहाँ पे आप उदास नहीं हो रहे, नेगेटिव इमोशन एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, तो ये चीज़ इंडिकेट करती है कि अगेन यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम विद यू, कि मतलब उदास होने वाली बात पे भी आप उदास नहीं हो रहे। तो ये पोलैरिटी हमें क्या बताती है कि ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन माइंड जो है, या ब्रेन अगर आप कहना चाहते हैं, तो इसमें दोनों चीज़ें मौजूद हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। And why we call it illness, disease? इलनेस वहाँ होती है, इलनेस पॉजिटिव चीज़ों के बढ़ने से भी हो जाती है। अच्छा, जी हाँ, एक्सेसिव एवरीथिंग इज़ बैड। जब खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आप हर वक्त एक एलेशन में रहते हैं, तो मेनिया कहते हैं हम उसको, बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें लोग हमेशा एलेटेड मूड में रहते हैं और बहुत एनर्जी में रहते हैं, रेकलेस एक्टिविटीज़ करते हैं। सो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। और दूसरी तरफ सैडनेस है। अगर किसी लव्ड वन की डेथ हो गई है या कोई फाइनेंशियल लॉस है, आप उस पर सैड या डाउन फील कर रहे हैं, तो इट्स क्वाइट नॉर्मल, इट्स नॉट एबनॉर्मल। लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग हो रहा है, लिंगर ऑन हो रहा है आपकी लाइफ में और इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो आप इक्विलिब्रियम की दूसरी हाई इंटेंसिटी पोलैरिटी पे जा रहे हैं, देन दिस इज इलनेस। it means the balance is another name of a perfect. Very important. Balance is another name of a perfect mind. Balance होना चाहिए, मुतवाज़न सोच, मुतवाज़न तो होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ, आपके पीछे खातून। Assalamualaikum. Let me introduce myself. I am Zainab, a clinical psychologist. अच्छा। सर का सवाल था कि हमारे यहाँ पता ही नहीं चलता कि अगर हम किसी डिसऑर्डर के साथ या किसी सिम्टम्स के साथ लैंड कर रहे हैं तो हमें साइकेट्रिस्ट के पास जाना है या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है।
हाँ हाँ, तो बेसिकली ये है अभी कि तो मुझे भी आज ही पता चला है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट हाँ, ये अलग अलग लोग हैं। डिफरेंट, हाँ, दोनों के अपने अपने डिफरेंट काम हैं। बेसिकली जब हम हॉस्पिटल में या किसी क्लिनिकल सेटिंग में लैंड करते हैं तो वो तभी करते हैं जब हमारे सिम्टम बहुत स्वेरिटी में चले जाते हैं, कोई भी मूड प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले हमें साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर जो अनबैलेंस हो जाते हैं, चीज़ें ख़राब हैं, वो थोड़ी सी मेडिसिन के ज़रिए आपके ब्रेन को इस काबिल कर देता है कि उसके बाद आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, वो फिर आपसे कोई बात करे तो आपको समझ आ जाए कि अब आपने चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। जो हमारा यहाँ टॉपिक है, चीज़ें चल रही हैं, वो है कि वर्क प्लेस स्ट्रेस। इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि हम वर्क प्लेस स्ट्रेस ख़त्म नहीं कर सकते। हम अगर ये चीज़ें बहुत एक्सेसिव हो जाएं तो इसे मैनेज करना सीख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। थैंक यू।